हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छी होंगे। मैं देव से एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल से शेयर डॉल विद देव सर पर, जिसका उद्देश्य होता है कि आपको घर बैठे अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए ताकि एक आपका सही दिशा में सही तरीके से मार्गदर्शन हो सके। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। और आज एक बार फिर से हाजिर हैं एक और नया वीडियो लेकर। जो इस पर एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के मौलिक कर्तव्य और अन्य काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर हम बता चुके हैं। वीडियो को ज़रूर देख लें अगर आपने नहीं देखा हो तो। और इस वीडियो में आज आपके लिए क्या क्या होने वाला है वो एक बार देख लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आज उन पर हम विचार करने वाले हैं, उनसे संबंधित सभी प्रश्न करने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इससे पहले जो वीडियो पढ़ा है उसमें भी सारी महत्वपूर्ण जो राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति से संबंधित भारत में जो प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो सारे प्रश्न उसमें हमने रखे हैं। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, एक बार ज़रूर देख लें उस वीडियो को। और वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो उस वीडियो में हमने राष्ट्रपति जी, जो हमारे पुराने राष्ट्रपति हैं, कौन पहले थे कौन इस समय है, वो सारे प्रश्न हमने कंप्लीट करा दिए हैं। आज है लेकर आए हैं भारत से संविधान से पहले के अधिनियम, यानी जो जो अधिनियम भारत में लागू थे जब ब्रिटिश शासन था। उसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया, कि भारत के संविधान की प्रक्रिया कैसे चालू हुई और भारत के संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं। उसके बाद हमने देखना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना कैसी है और विदेशी स्रोत, यानी कौन कौन से स्रोत भारत ने विदेशी संविधानों से लिए हैं। साथ ही साथ भारत के संविधान की प्रमुख समितियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, कितनी समिति है, कौन सी समिति में क्या है। तो वो सारे प्रश्न जो एक एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, वो सभी आपको हम आज बारी बारी से कराएंगे। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे भारत के मौलिक अधिकार, और उसके बाद सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ये सारे टॉपिक आपको इसी वीडियो में कंप्लीट कराए जाएंगे, तो कहीं मत जाइए, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए। और साथ ही साथ अपनी जो एक राय होती है उसको दीजिए कि आपको वीडियो अच्छा लगा है या नहीं लगा है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, नहीं तो अन लाइक भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि चैनल पर आज पहली बार आप विजिट कर रहे हैं, नए व्यूअर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि डेली हमारे चैनल द्वारा जो भी वीडियो आपको दी जाती है, एक अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है, वो स्टडी मटेरियल आपके पास सीधे बिना किसी रुकावट के सीधे उचित समय पर आपके पास पहुंच सके। साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें, और बेल आइकन में भी ऑल पर क्लिक करें ताकि सभी नोटिफिकेशन वीडियो की आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहले क्या है। तो ये है भारत संविधान जो है बनने तक जो भारत में अधिनियम भारत सरकार के थे, वो कौन कौन से अधिनियम लागू थे, किस अधिनियम में क्या था, वो सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये है भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न। और पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ। डायरेक्ट इसका सन पूछ लेते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो हमारा 1773 में लागू हुआ था। तो 1773 में ये जो एक्ट था हमारा लगा। उसके बाद है, कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुई। तो जो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट बना वो भी हमारे रेगुलेटिंग एक्ट की ही बदौलत थी। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में बना था, उसके तहत ही कोलकाता में पहला जो सुप्रीम कोर्ट था वो बना। आगे देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ। तो ये सारे इंडिया एक्ट, ये जो एक्ट थे, ये सारे हमारे संविधान से पहले के एक्ट थे जिनके तहत हमारे भारत में सरकारें चलती थीं। तो जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो 1784 में दोस्तों उसको लगाया गया था। आगे देखते हैं, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में किस राजलेख के द्वारा सरकारें बनाई गई। तो सरकारें जो बनी थी कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में, वो बनी थी हमारी 1813 के राजलेख में। जो 1813 का राजलेख था उसके अंदर हमारी ये सरकारें बनी थी। किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए, केवल प्रशासनिक व राजनीतिक अधिकार रह गए थे। जो पिट्स इंडिया एक्ट था, जो पिट्स इंडिया हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस एक्ट में ऐसा कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा उसके सारी अधिकारों को भारत से निस्ताबूत कर दिया गया था, और केवल उसके पास दो अधिकार रह गए थे जिसमें वो प्रशासनिक अधिकार रखते थे और राजनीतिक अधिकार रखते थे। तो इसका सही आंसर होगा 1833 के ई चार्टर एक्ट द्वारा। तो जो 1833 ईस्वी का चार्टर
एक्ट था, उसके तहत उसके ये सभी जो अधिकार थे वो पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे। आगे देखेंगे, देश में एक केंद्रीय शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। तो एक केंद्रीय शासन प्रणाली जो बनी थी वो 1833 के राजलेख के द्वारा बनी थी। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, वीडियो को केवल शांति के साथ देखते रहें और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक संग्रह अपने पास करते रहें। वीडियो थोड़ा तेज चल रहा हो तो वीडियो को पॉज कर करके अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो अपनी कॉपी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर बना दिया गया। तो भारत के कब बना दिया गया था? ये 1833 का ही राजलेख अभिलेख था, जिसमें जो बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनको संपूर्ण भारत का क्या बना दिया गया था? गवर्नर जनरल बना दिया गया था। आगे देखते हैं, किस एक्ट के द्वारा कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आधार बनाया गया? तो देखिए, ये बहुत ही अच्छा चार्टर एक्ट था जो 1853 था, जिसमें कंपनी के महत्वपूर्ण जो पद थे उनको भरने के लिए परीक्षाएं करानी शुरू कर दी गई थीं। भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना कब की गई? तो वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए, 1853 का ही ये राजलेख था, जिसमें भारत के लिए एक अलग से विधानसभा की जो विधान परिषद थी उसकी स्थापना की गई थी। आगे है, किस एक्ट के द्वारा शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश काउन के हाथों में सौंपा गया? किस एक्ट के द्वारा शासन जो है वो कंपनी से लेकर ब्रिटेन काउन के हाथ में चला गया था? तो वो था 1858 का चार्टर अधिनियम। तो 1858 चार्टर अधिनियम में क्या हुआ था? ये जो कंपनी शासन करती थी हमारे यहाँ, उससे वो ब्रिटिश काउन के पास चला गया था। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ये किससे संबंधित है? ये है केंद्र सरकार को सार्वजनिक ऋण, वित्त, मुद्रा, डाक एवं तार के संबंध में प्रांतीय सरकार से अधिक अधिकार दिए गए थे। आगे हैं, गवर्नर जनरल के अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। तो जब गवर्नर जनरल थे उनके अध्यादेश जो जारी करने का अधिकार था वो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा दिया गया था। वेरी वेरी मोस्ट सारे अधिनियम मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। काफ़ी अच्छा संग्रह है इस वीडियो में, वीडियो को ज़रूर देखें, लास्ट तक देखें, बहुत कुछ आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। 1865 का जो अधिनियम था उसमें क्या था? उसमें दिया था गवर्नर जनरल के विधायी अधिकारों से में वृद्धि कर दी गई थी। जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे भारत के, उनकी जो विधायी अधिकार थे उनमें थोड़ा सा बढ़ोतरी कर दी गई थी, उनको बढ़ा दिया गया था। आगे है, गवर्नर जनरल को विदेशों में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो ये 1869 का अधिनियम था, जिसमें गवर्नर जनरल जो थे वो भारत की जो विदेश में रहते थे भारत नागरिक, उन पर भी कानून बनाने का अधिकार उनको दिया गया था। आगे हैं, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। तो उनको घोषित कब किया गया था? 1876 में। 1876 में जो महारानी विक्टोरिया थी उनको भारत की साम्राज्ञी जो है बना दिया गया था। अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचन की व्यवस्था कब की गई थी? तो वो की गई थी 1892 अधिनियम। देखिए और प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार में प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1892। इस जो अधिनियम था उसमें सारे अधिकार भारतीय सदस्यों को दिए गए थे। जो वार्षिक बजट बनता था, साथ ही साथ सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी भारतीयों को मिलने लगा था। 1909 में भारत शासन अधिनियम को कहा जाता है, तो इसमें कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार। ये 1909 में बना था। डायरेक्ट प्रश्न पूछते थे कि मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? 1909 में। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का कब उपलब्ध किया गया? तो मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व कब उपलब्ध किया गया था? ये किया था 1909 का भारत शासन अधिनियम में। द्वैत शासन की स्थापना सीधे प्रश्न एग्जाम में पूछ ली जाती है कि द्वैत शासन की स्थापना भारत में कब की गई? तो वो की गई थी 1919 का भारत सरकार अधिनियम। आगे है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई। ये भी संबंधित है 1919 का भारत सरकार अधिनियम।
माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड द्वारा सुधार कब लागू हुए थे? तो माउंटेन्यू जो थे उनका भी जो हुआ था 1919 ईस्वी में ही हुआ था। आगे है, प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की विशेषता थी? जो प्रांतीय स्वायत्तता थी वो थी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो था वो प्रांतीय स्वायत्तता की विशेषता थी। आगे देख लेते हैं, भारत में सर्वप्रथम संगठनात्मक सरकार की स्थापना की गई। तो ये भी हमारा कौन सा है? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। आगे है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। आगे देखते हैं, तो अब हम देखेंगे, तो ये थे सारे हमारे जो हमारा संविधान बना था उससे पहले के जितने भी हमारे यहाँ पर चेंजेज हुए, जो अधिनियम लागू हुए, उनके बारे में ये सारे भी जो हैं हमने देखे। अब हम देखेंगे आगे भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया। तो भारत का जो संविधान था उसके निर्माण की प्रक्रिया कैसे हुई, कैसे शुरू हुई, इसके बारे में हम प्रश्न देखेंगे। तो इसमें आते हैं, भारत का संविधान किस मिशन के तहत बनना शुरू हुआ था? तो ये बनना शुरू हुआ था कैबिनेट मिशन के आधार पर। कैबिनेट मिशन के मुखिया कौन थे? तो ये थे लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस जो थे वो हमारे कैबिनेट मिशन के मुखिया थे। आगे देखते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो ये हमारे जो शुरुआत में सदस्य थी उनकी संख्या थी 389, 389 सदस्य थे। आगे है, कौन सा दल भारतीय संविधान सभा से संबंध नहीं है? तो जो हिंदू सभा थी वो संविधान सभा से संबंध नहीं रखती थी। ये जो दल था संविधान सभा से अलग था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में इसका गठन हुआ था। ये सारे सन जो है बहुत ही मोस्ट है। आगे देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली सभा हुई थी, जिसके अस्थायी जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। उसके बाद दूसरी बैठक होती है जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी सदस्य बना दिया गया था। आगे है, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया। तो ये कौन से सदस्य थे? तो ये थे विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित करके। तो जो भारत के जो प्रदेश थे उनकी जो विधानसभाएं थी उनसे सदस्यों को चयनित किया गया था और उनको संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए उनको सेलेक्ट किया गया था। आगे देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था? तो ये हुए थे प्रांतों की विधानसभाओं ने। प्रांतों की विधानसभाओं ने इनके निर्वाचन कराए थे और उसके बाद उनको जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थे उनको संविधान निर्माण में भाग लेने के लिए बुलाया गया था। आगे देखते हैं, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो ये चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो अस्थायी थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो दोनों प्रश्न कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पहले भी पूछे गए हैं। ब्रिटिश संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। तो ये किया गया था 4 जुलाई 1947 को। भारत स्वतंत्रता अधिनियम स्वीकृत हुआ वर्ष 1946। तो ये हुआ था 18 जुलाई 1947 को। तो 4 जुलाई को इसको प्रस्तावित किया गया और स्वीकृत कब कर लिया गया इसको? 18 जुलाई 1947। दोनों ईयर बहुत मोस्ट हैं, दोनों डेट याद रखनी है। 4 जुलाई को प्रस्तावित था और 18 जुलाई को केवल 14 दिन बाद ही उसको स्वीकार कर लिया गया था। आगे देखते हैं, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने।
भारत कब स्वतंत्र हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को, वही एक ही दिन पहले जो 14 अगस्त 1947 था उसमें पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था। आगे देखते हैं। संविधान सभा की कार्रवाई जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए किस प्रस्ताव के साथ शुरू हुई? तो ये हुई थी उद्देश्य प्रस्ताव के साथ। उद्देश्य प्रस्ताव के साथ संविधान की कार्रवाई शुरू हो गई थी। आज जबकि वीडियो 14 अगस्त है, मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज पाकिस्तान का जो है स्वतंत्रता दिवस है, वहीं भारत अपना स्वतंत्रता दिवस कल मनाने वाला है। और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे देखते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो ये 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। वहीं संविधान को संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया था। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? तो ये समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, या इसको अभी रख सकते हैं 12 दिन कम पूरे 3 साल लगे थे। 12 दिन कम कर देंगे और पूरे 3 साल भारत के संविधान को बनाने में लगे थे। संविधान में प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी? तो ये 114 114 दिन संविधान पर बहस चली थी। प्रारूप पर, केवल प्रारूप पर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति इसके द्वारा चुने गए थे? तो पहले जो राष्ट्रपति थे वो संविधान की सभा के द्वारा चुने गए थे। उसके बाद संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान की कुंजी या उद्देश्य कहा जाता है। कुंजी उद्देशिका कहा जाता है। अगले जो फैक्ट है काफ़ी इजी हैं, काफ़ी अच्छे भी हैं और एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं कि संविधान में जो हमारा मूल संविधान था उसमें 395 तो अनुच्छेद थे, 22 भाषाएं भाग थे तथा 8 अनुसूचियाँ थीं। और वर्तमान में 444 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और अनुसूचियाँ बढ़कर कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। तो 12 अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में मौजूदा हालत में हैं। तो ये था हमारा संविधान निर्माण कैसे हुआ था। अब हम देख लेते हैं संविधान की विशेषताएं। भारत के संविधान की हम विशेषताएं देख लेते हैं। तो ये हैं हमारी विशेषताएं। भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान अंशतः कठोर एवं लचीला है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन। भाग 3 जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संख्या कम है और एकात्मक अधिक है? तो केसी हियर जी का द्वारा कहा गया था कि भारत का जो संविधान है वो जो है संख्या कम है, एकात्मक अधिकार इसमें ज़्यादा दिए गए हैं। आगे है संविधान में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? तो सबसे बड़ा जो प्रांत था हमारा संयुक्त प्रांत, उसी से लिए गए थे। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया था? तो ये किया था केशवानंद भारती के मामलों में, 1973 में हुआ था। वेरी मोस्ट है, केशवानंद भारती के संबंध में पूछ लिया जाता है एग्जाम में। आगे देखेंगे। संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संविधान संशोधन विधेयक 1976 द्वारा किस शब्द समूह को लाया गया था? तो जो प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था उसके स्थान पर डाला गया था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये सब जोड़ा गया था 1976 में। संविधान के मूल प्रारूप में राज्यों के वर्ग कितने थे? 4 वर्ग थे, क ख ग घ। ये प्रवर्ग कब समाप्त किए गए? 1956 में। संविधान को जनवरी 26 जनवरी के दिन लागू करने का कारण क्या था? क्योंकि पहले से ही जो कांग्रेस थी वो 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाती चली आ रही थी 1930 से। भारत के संविधान की प्रस्तावना। अब प्रस्तावना पर देख लेते हैं कि प्रस्तावना में क्या है। तो प्रस्तावना में है भारतीय संविधान के
निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है, वो सब मिलती है प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो केवल एक बार भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें सुधार किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो न्याय शब्द का प्रयोग हुआ है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये 3 प्रकार के न्याय भारतीय संविधान में वर्णित हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? तो प्रस्तावना कहती है कि भारत की जो जनता है वो सारी शक्तियाँ उसके अंदर निहित हैं। किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना? तो ये थे केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद ने सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तावना को जो है संविधान का मूल ढांचा माना। तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं भारत के संविधान के विदेशी स्रोत, महत्वपूर्ण समितियाँ, कि भारत के संविधान के जो स्रोत कहाँ से क्या लिया गया है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा तथ्य कहाँ से लिए गए हैं? तो ये सबसे ज़्यादा जो संविधान लिया गया भारत का वो लिया गया 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति, ये सब हमारे कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार लिए गए हैं, ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ और उसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बता भी दिया है मैंने। उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन, साथ ही साथ उपराष्ट्रपति, ये सारे हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। और साथ ही साथ राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है, उपराष्ट्रपति जो महाभियोग है वो हमारा लिया गया, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। आगे है एकल नागरिकता संसदनात्मक शासन प्रणाली, ये ली गई है हमारी ब्रिटेन से। वहीं नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। समवर्ती सूची जो ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आगे संविधान सभा संशोधन की प्रक्रिया, ये हमने ली है अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। तो वहीं संज्ञानात्मक विशेषता कहाँ से है? ये ली गई है कनाडा से। कनाडा से संज्ञानात्मक विशेषता, संविधान संशोधन लिया गया अफ्रीका से, सीमा समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। आगे देखते हैं और ये है आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? जो आपात उपबंध लिए गए हैं वो लिए गए हैं जर्मनी से। वहीं गणतंत्र लिया गया हमारे फ्रांस से। और क्या क्या है? संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय होगा, ये भी सारा डिपेंड ये हमने लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? मतलब संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार जो है वो विश्व के किस संविधान से लिया गया है? ये भी हमने अमेरिका के संविधान से ही लिया है। आगे देखते हैं कुछ समितियाँ थी हमारे संविधान की, उनके अध्यक्ष थे, देख लेते हैं। जो प्रारूप समिति थी उनके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। वही झंडा समिति के बारे में मतभेद चला रहा है एग्जामों में, अब जो है राजेंद्र प्रसाद जी का नाम दिया जा रहा है। JB कृपलानी भी सही होंगे और राजेंद्र प्रसाद जी का नाम आता है तो उनको भी वरीयता देंगे। हालांकि राजेंद्र प्रसाद जी को एग्जामों में कई बार अब सही मान लिया गया है, तो इसको याद रखेंगे, इसको सुधार लेंगे कि ये तो कौन, राजेंद्र प्रसाद जी अगर आते हैं तो उनका नाम भी ये सही होगा। तो वहीं संविधान समिति, इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ये जिम्मेदारी दी गई थी। तो वहीं संघ की जो समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ही बनाया गया था। तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण समितियाँ थी जिनके अध्यक्षों के नाम उनके सामने लिखे हुए थे और उनको हमने देखा। आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं कि आगे क्या कुछ है। आगे हमें भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ।
यानी कौन कौन सी अनुसूची हैं, किस अनुसूची में क्या है और कितनी अनुसूची हैं, ये सब हम इसकी टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। देखिए, संविधान की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष तो हमने अभी पढ़े। अब हम देखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं? जो मूल रूप था उसमें 8 अनुसूची थी और अब टोटल कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। भारतीय संविधान के संघ के घटक राज्यों व संघ शासित प्रदेशों का जो लेख मिलता है अब वो मिलता है हमारे प्रथम अनुसूची में। हालांकि जो राज्य हो गए हैं, जो केंद्र शासित 7 प्रदेश थे, अब वो रह गए हैं 6, क्योंकि जो कश्मीर है और उसको हटा दिया गया है केंद्र शासित प्रदेशों से। अब वो बन गई है यूटी बन गई है, जो कि 2 बनी है, एक लद्दाख बनी है और एक हमारी जम्मू कश्मीर बनी है। तो टोटल राज्य हो गए हैं 29 और वहीं 30, 29 और 2 31 राज्य हो गए हैं और 6 हो गए हैं हमारे केंद्र शासित प्रदेश। आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन दिए गए हैं? तो जो वेतन दिए गए हैं वो दूसरी अनुसूची में दिए गए हैं। आगे हैं, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये दिया गया है 5वीं अनुसूची में। इसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के दिया गया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच की शक्तियों का बंटवारा दिया गया है वो हमारी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। आगे देखते हैं, जी हाँ चलिए। तो ये है भारत की 22 भाषाओं को उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है भारत की जो संविधान है उसमें 8वीं अनुसूची में किया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो वहीं संशोधन अधिनियम 1951 संविधान में कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के अंतर्गत जोड़ी गई? तो ये जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची। आगे संविधान में 52वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई, इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो दल बदल से संबंधित हमारी 10वीं अनुसूची जो 52वें संशोधन द्वारा चुनी गई थी। आगे हैं, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के अनुसूची में दिया गया है। तो ये दल बदल से संबंधित अनुसूची है वो हमारी 10वीं अनुसूची है। संविधान में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई, इसमें पंचायत राज के विषय हैं तो वो है हमारे 11वीं अनुसूची, जिसमें पंचायत राज से विषय हैं और जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। तो इनको याद रखेंगे, 52वें द्वारा हमारी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और वहीं पहला संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत हमारी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया था। आगे देखते हैं, संविधान में 74वें संशोधन द्वारा जोड़े गई, इसमें शहरी स्थानीय स्वशासन संबंधी विषय हैं और ये है हमारी 12वीं। तो पहला संशोधन 1952 में हुआ था, जिसमें जो संपत्ति थी हमारी संपत्ति के अधिकार को विधि अधिकार बना दिया गया था। उसके बाद 1952वें संशोधन में हमारी 10वीं अनुसूची आई थी, जिसमें हमने दल बदल कानून बनाया था। उसके बाद 73वां संशोधन हुआ था, उसमें 11वीं अनुसूची आई थी, जिसमें हमने पंचायती राज विषय को जोड़ा था। और वहीं पंचायती राज से संबंधित हमने जो है स्थानीय स्वशासन संबंधी जो संशोधन किया था वो किया था 12वीं अनुसूची में। संविधान की
अनुसूची में वर्तमान में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 22 भाषाएं हमारे संविधान में वर्णित हैं। संस्थाओं में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या कितनी है? तो ये है 29। आगे देखते हैं संविधान के कुछ प्रमुख भाग, जो मोस्ट भाग है उसमें मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। पहला भाग जो कहता है वो कहता है संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, नए राज्य का निर्माण। वहीं भाग 2 में नागरिकता है, तीसरे में मौलिक अधिकार हैं, चौथे में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, तो वहीं 5वें में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य है, चारे में जोड़े गए हैं जो 51 के हमारा अनुच्छेद है। उसके बाद संघ सरकार से संबंधित भाग 4-5 है, भाग 6 में राज्य सरकार से संबंधित है, 17 में है राजभाषा, 18 में आपात उपबंध और वहीं 20 में संविधान संशोधन। तो ये सारे प्रमुख भाग हैं, इनको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, सारे मोस्ट हैं। आगे चलते हैं और आगे क्या कुछ देखने वाले हैं, वो है संविधान में मौलिक अधिकार। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मौलिक अधिकार, देख लेते हैं। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 हुआ करते थे, जब से संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया है? विधिक अधिकार बना दिया गया है। अधिकार देख लेते हैं। समता तथा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये सभी सदस्य जो है हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये हमारे संविधान में वर्णित हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो जितने भी हटाए गए अधिक संपत्ति आपको मिलेंगे वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाए गए थे। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस मौलिक अधिकार को स्थगित नहीं किया जा सकता? तो ऐसा कौन सा अधिकार है जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो फिर भी वो हमारा अधिकार हमारे साथ रहता है? वो है हमारा जीवन व व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार। आगे है विधि के समक्ष क्षमता किस अनुच्छेद में है? वो है हमारी 14। आगे है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध जो है वो अनुच्छेद 15 है। और इस अनुच्छेद के बारे में अभी जो हमारे देश में जो ये कानून आया था, नागरिकता कानून, उसके संबंध में इस अनुच्छेद का काफ़ी बार प्रयोग किया गया विदेश कुछ सदस्यों के द्वारा, जो बताता है कि आप धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर, जन्म के स्थान पर कोई भी भेदभाव सरकार नहीं कर सकती। तो इस सब अनुच्छेद का प्रयोग कई बार अभी हुआ है, सुर्खियों में है, तो इसको याद रख लें, बहुत ही मोस्ट अनुच्छेद है नागरिकता से संबंधित। लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद हमारे 16 में। वहीं अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में हुआ है? तो अनुच्छेद 17 मोस्ट है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 है। प्रेस की स्वतंत्रता 19(1), विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी भी 19 में है। तो ये सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारे। आगे है अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। अपराध की दोष सिद्धि के विषय में भी जो संरक्षण है वो हमारा देता है अनुच्छेद 20। आगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा अनुच्छेद 21। बंदीकरण की अवस्था में सुरक्षा अनुच्छेद 22। बलात्श्रम तथा मानव के दुर्व्यवहार का प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 23, जिसमें आप 14 साल से कम उम्र के बच्चे से आप कभी भी रोजगारी नहीं करा सकते, उससे कोई मजदूरी नहीं करा सकते हैं। बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? तो बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध है अनुच्छेद 24। वहीं अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस में है? तो वो है हमारा 29 में। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार 19, ये हमारा अनुच्छेद 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे देख लेते हैं।
संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है संविधान की आत्मा। संवैधानिक उपचारों को कहा गया है संविधान की आत्मा। वही मौलिक अधिकारों का संरक्षक हमारा सर्वोच्च न्यायालय होता है। न्यायिक अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में अब देख रहे हैं। तो जो न्यायिक अभिलेख हैं, जो रिट हैं, वो हमारी 5 प्रकार की होती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परामादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार प्रश्यलेख। आगे देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए है, पूरा देखें। संपत्ति को मौलिक अधिकार से छांटकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो यह 300 अनुच्छेद 300 की बात है ये। आगे है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तो शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19(1) का ख है। आज भी किस राज्य में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है? तो ये जम्मू कश्मीर, जो अब नहीं रहा। याद रखेंगे, ये अब हट गया है। ये सारे अधिकार जम्मू कश्मीर से ले लिए गए हैं। जो हमारा मौलिक अधिकार था 7वां, वो अब जम्मू कश्मीर से भी हटा लिया गया है। आगे देखते हैं। सभी नागरिकों को संघ बनाने की स्वतंत्रता 19(1) देता है। भारत में संपत्ति का अधिकार किस तरह का है? ये कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा। जब संसद चाहे तो अधिकारों को बदल सकती है। एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। यह अनुच्छेद 20 कहता है कि एक बार अगर आपको दंड दिया जा चुका है तो उसके प्रति दोबारा दंड की कोई भी प्रावधान नहीं है। मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय को भी है और उच्च न्यायालय को भी है। दोनों न्यायालय मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए उत्तरदायी होती हैं। आगे देखते हैं। कौन सा आलेख गलत नज़रबंदी के मामले में जारी किया गया है? तो वो है हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो जो है नज़रबंदी के मामले में जारी किया गया है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन है? तो वो है हमारे राष्ट्रपति जी। आगे देखते हैं। मूल अधिकार व राज्य की नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? तो ये है मूल अधिकार वाद योग्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है वो वाद योग्य नहीं है, उन पर कोई भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। आगे देखते हैं। मौलिक अधिकारों के संशोधन के प्रश्न पर किस विवाद के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने पहली बार संशोधन का फैसला दिया? तो वो है शंकरी प्रसाद बनाम बिहारी राज्य। आगे देखते हैं। ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए जिसे हिरासत अथवा बंधक या गुम होने की शंका हो, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की कौन सी रिट मांगी जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे है निजी स्वतंत्रता का अधिकार है, तो वो है हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये थे हमारे मौलिक कर्तव्य से संबंधित, अधिकार से संबंधित प्रश्न। अब हम देख लेते हैं अंत में जो प्रश्न है हमारे, वो हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित। तो भारत के जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं संविधान में वर्णित हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये भाग 4 है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात इन्हें वैधानिक शक्ति प्रदान नहीं है। तो ये जो है राज्य की इच्छा के ऊपर भी निर्भर करता है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। संविधान के किस भाग में है? ये सब तत्वों में भाग 4 में है। राज्य के सिद्धांत नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में किसने कहा कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? तो ये KT शाह जी ने कहा है। आगे देखते हैं। प्रशासकों की आचार संहिता किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है नीति निर्देशक तत्वों को। नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार की इच्छा शक्ति एवं पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने
वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स, वास्तव में भावुकता का कूड़ेदान कहाँ है? तो ये टी कृष्णाचारी हैं। तो कृष्णाचारी ने जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों को भावुकता का कूड़ेदान कहा है। तो ये थे सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन वीडियो तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।